मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो उत्तराखंड के लिए उन्होंने गोली भी खाई है और राज्य आंदोलनकारी भी हैं। तो निश्चित तौर पे एक शरीर का वो दर्द तो ज़रूर था कि जब गोली लगी थी, चोट हुआ था, लेकिन उस दर्द के साथ में उतने ही आनंद की अनुभूति होती है जब मुझे लगता है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके गोली खाने से उत्तराखंड बना। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और ज़्यादा आनंदित महसूस करता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास जो सिस्टम था वो ये विश्वास पैदा कर ही नहीं पाया अभी उत्तराखंड के लोगों के कि ये उत्तराखंड हमारा है। हम वो चीज़ें जिसके लिए हम बाहर भटक रहे हैं वो उत्तराखंड में हम आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। पर किसी भी बच्चे से पूछो क्या करो, नौकरी करेंगे कहाँ, बाहर दिल्ली। तो ये प्रश्न मुझे बड़ा कचोटता था हमेशा। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो उत्तराखंड के लिए उन्होंने गोली भी खाई है और राज्य आंदोलनकारी भी हैं, और साथ ही शिक्षा और जो शिक्षक हैं उनके लिए उन्होंने लगातार काम करते आए हों। पहाड़ से लेकर पलायन तक पूरे राज्य के लिए उन्होंने काम करने की कोशिश की है, लेकिन अब वो नौकरी छोड़ चुके हैं और सरकार में शामिल होने के लिए या फिर सरकार के खिलाफ या सरकार से सवाल करने के लिए वो अब जनता के बीच पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ में हैं कमल डिमरी जी, मेरे साथ में हैं, और उनसे हम बात करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि उन्होंने जब उत्तराखंड बनने जा रहा था उस वक्त जो गोली खाई थी उसका दर्द कितना है, और उस दर्द के साथ में उन्होंने कितने साल नौकरी की, और अब उन्होंने 6 साल पहले ही, हालांकि उनका रिटायरमेंट होना था, 6 साल पहले ही वो नौकरी छोड़ चुके हैं, और अब वो पहाड़ के लोगों के लिए और जिस विधानसभा से वो जन्म लिए हैं उसी विधानसभा के लिए काम करने जा रहे हैं। क्या जो दर्द है, जो आप आंदोलनकारी रहे हैं और जो उत्तराखंड को जिस तरह संघर्ष के साथ उत्तराखंड मिला, आपको गोली लगी, कितनी पीड़ा के साथ आपने वो पूरी जो ज़िंदगी जी है, वो कैसी ज़िंदगी रही है आपकी? वो ज़िंदगी तो अपने आप में बहुत अलग, और जो दर्द का आपने कहा तो निश्चित तौर पे एक शरीर का वो दर्द तो ज़रूर था कि जब गोली लगी थी, चोट हुआ था, लेकिन उस दर्द के साथ में उतने ही आनंद की अनुभूति होती है जब मुझे लगता है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके गोली खाने से उत्तराखंड बना। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और ज़्यादा आनंदित महसूस करता हूँ। डिमरी जी, आपने शिक्षकों के लिए भी काम किया है, लेकिन आप टीचर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया है आपने, और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए काम भी किया, आंदोलन भी किया, आपने तमाम चीज़ें की। क्या समस्या आ रही थी कि आपने 6 साल पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी? सरकार की जो नौकरी थी जिसमें अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी आपको, आपने वो नौकरी छोड़ दी, क्या वजह रही है वो आप? देखिए, आपका एक प्रश्न रहा कि मैं एक शिक्षक रहा हूँ जी, और मैं भी जब आंदोलन में गया था, मैं विद्यार्थी था, उस समय कॉलेज में पढ़ रहा था, और एक सपना हमने देखा था अपना उत्तराखंड। और जब मैं ये 20-25 साल मैंने जो सेवा की, इसमें मैंने जब भी अगर बच्चों से पूछा क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर आगे क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, दिल्ली जाएंगे, कभी किसी बच्चे के मन में ये भाव अभी तक हम जागृत नहीं कर पाए कि हम यहाँ अपने उत्तराखंड में कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम था वो ये विश्वास पैदा कर ही नहीं पाया अभी उत्तराखंड के लोगों के कि ये उत्तराखंड हमारा है। हम वो चीज़ें जिसके लिए हम बाहर भटक रहे हैं वो उत्तराखंड में हम आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। पर किसी भी बच्चे से पूछो क्या करो, नौकरी करेंगे कहाँ, बाहर दिल्ली। तो ये प्रश्न मुझे बड़ा कचोटता था हमेशा। फिर मुझे लगा कि इसके लिए कुछ प्रयास किया जाए। काफ़ी कुछ प्रयास किए, मैंने अपने गाँव से ही इसकी शुरुआत की, कुछ करने का प्रयास किया, बहुत सारे और प्रयास किए, लेकिन जो मुझे लगा कि ये 25-26 साल हमारे उत्तराखंड बने हुए तो जो सपनों का उत्तराखंड हमने सोचा था कभी, वो सपनों के उत्तराखंड की तरफ हम बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे ये नौकरी जो शिक्षक के रूप में मैं था, यहाँ से छोड़ के अब समाज के बीच में आना चाहिए। हाँ, कमल किशोर डिमरी जी, एक सवाल है मेरा आपसे। उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, और डंके की चोट पर दोनों पार्टियां कहती हैं कि हमने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया है, काम तक गिनाते हैं। तो आपके जहन में, आपके मन में ऐसी कौन सी बात है कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में अभी तक नहीं हो पाई है, इस वजह से आपको राजनीति में भी उतरना पड़ रहा है? आप जो बात कर रहे हैं जी, ये काम गिनाते हैं अपने, हाँ, और बड़े डंके की चोट पे ये कह रहे हैं। तो गांव में जाके देख लीजिए ना
किस गांव में ऐसा हुआ है कि जहां पहले 100 लोग थे आज 500 हो गए? कौन सा गांव इन्होंने विकास की तरफ आगे बढ़ा दिया? ठीक है, आपने शहर बसा दिए, आपने अपने मुद्दों के हिसाब से कह दिया हमने बहुत कुछ कर दिया। शिक्षा में क्या उपलब्धि हुई? स्वास्थ्य में क्या उपलब्धि हुई? पेयजल में क्या उपलब्धि हुई? ठीक है, देहरादून को आपने सजा दिया, ऐसे ही आपने हल्द्वानी को सजा दिया। क्या हल्द्वानी और देहरादून ही उत्तराखंड है क्या? कोई ये बताए कि हमने उस गांव को जाके नए इस्टेब्लिशमेंट किया है उस गांव का। इससे अगर बात करें इनसे, तो इससे बेहतर तो पहले हमारे अंग्रेज़ों के टाइम के बसे हुए शहर हैं। आज गांव में जो बने हुए हैं, जो हमारे फॉरेस्ट के बीच में गेस्ट हाउस बने हुए हैं, वो तो अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए हैं। इनके टाइम को कोई ये बताओ कि हमने इस गांव को डेवलप किया और ये कहता हमने गांव गोद ले लिया। सरकार अगर गांव गोद ले ले और उस गांव में आपका आदमी, अभी इनके एक कॉन्सेप्ट आ रहा सरकारों का, घोस्ट विलेजेस, घोस्ट विलेज का कॉन्सेप्ट है। क्या घोस्ट विलेज का कॉन्सेप्ट देने के लिए सरकार आई है? सरकार को तो अपने गांव को बसाने की बात करनी चाहिए, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं घोस्ट विलेज की तरह। तो ये चाहे आप शिक्षा की बात करें, आज हमारे पास शिक्षा में बड़ी निम्न पायदान पे जब हम स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर हम अपने देखते हैं तो हमारा नंबर कहाँ आता है, आप खुद इस चीज़ को जानते हैं। स्वास्थ्य के मामले में हम कहाँ पे, आप ये जानते हैं। सड़क के मामले में हम कहाँ पे, आप ये जानते हैं। हमारे पास जितना आज हमें टूरिज़्म को भी इन्होंने, पिलग्रिम्स और टूरिज़्म को जिस तरह से डेवलप कर दिया, इतना इसमें मिसमैनेजमेंट से चल रहा है। क्या आप ये बताइए कि कभी कहते हैं कि जैसे हमारे पास सीज़न शुरू हुआ तब जाके कह रहे रोड ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अभी क्या स्थिति थी कि जो बसें अभी आ रही हैं बाहर से, उनके पास अपने किचन है, उनके पास अपने गैस सिलेंडर, उनके पास पर्याप्त तो गैस है। होटल वाला कह रहा है मेरे पास गैस नहीं है। क्या ये विचारणीय प्रश्न नहीं है? ये हमारे आजीविका का प्रश्न है, जिसको हम उत्तराखंड के एक उद्योग कहते हैं। वो उद्योग आपने फेल कर दिया आज। तो चाहे आप शिक्षा की बात करें, पर्यटन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कोई स्वरोजगार की बात करें, तो कहीं भी जो सरकारें कह रही हैं हमने डंके की चोट पे उन्होंने सरकार चलाई है, लेकिन आउटपुट देखिए ना फिर। सर अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। चलिए, सरकारें कांग्रेस बीजेपी ने जो चीज़ें की हैं वो आपने देखा ही है और आपका तो खुद का भी संघर्ष है, लेकिन आपकी विचारधारा क्या है? क्योंकि हम जब बात करते हैं यूकेडी के लोगों से, वो कहते हैं कि हमने उत्तराखंड को छीना है, हमने उत्तराखंड को पाया है। उधर बीजेपी कहती है कि हमने बनाया है, कांग्रेस कहती है कि हमने फैक्ट्रियाँ तमाम चीज़ें दी है। तो आपकी विचारधारा क्या है कि किस विचारधारा में आप फिट बैठ पाएंगे या फिर निर्दलीय कहीं ना कहीं से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरी विचारधारा है कि जिस उत्तराखंड का सपना हमने देखा था, दरअसल उत्तराखंड की जब लड़ाई लड़ी थी हमने, तो आपने कहता जल जंगल जमीन, पहली चीज हमारी थी जल जंगल जमीन, जवानी और पानी। इसका हम इस्तेमाल करें अपने प्रदेश के लिए। क्या ये हो पा रहा है? जो भी विचारधारा के लोग, जो भी पार्टी के लोग इस विचार से जुड़ेंगे, इस विचार को लेके चलेंगे, मैं उनके साथ में हूँ। और कोई पार्टी मुझे पकड़ के कहते हैं कि तू हमारी विचारधारा में आ जा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि मैं उस उत्तराखंड का जो सपना देखा था उसको साकार करने के लिए आज हम कह रहे हैं अस्थाई और मूल निवास का मामला है, दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। 25 साल हो गया हमारे मूल निवास और अस्थाई निवास का, कोई अंतर आज नहीं है। आज हम अगर अपने करेंगे, ज़मीन की बात करेंगे, तो आज औली में जाके, उर्गम में जाके दूसरा आदमी कहाँ का नहीं मालूम है ज़मीन खरीद के बैठा हुआ है। और हमारा आदमी जो अपना खेत का हल चलाने वाला आदमी था, वो आज वो काम नहीं कर पा रहा। तो चाहे आप शिक्षा के मामले में कहें, चाहे स्वास्थ्य के मामले कहें, चाहे सड़क के मामले में कहें, चाहे आप हाइड्रो पावर में आप बताइए कि कितने हाइड्रो पावर ऐसे हैं जो उत्तराखंडियों के हैं। जब आप कह रहे हैं जल जंगल ज़मीन की जो बात होती है, कितने हाइड्रो पावर हमारे हैं, कितने फार्म हाउस हैं जो उत्तराखंडियों के हैं। तो ये सारा प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है, और ये केवल अभी झुठला रहे हैं हमें, क्योंकि उत्तराखंड एक समृद्ध प्रदेश है, बहुत समृद्ध प्रदेश है। बद्री केदार जी की कृपा यहाँ पे है कि हमारे पास प्राकृतिक रूप से पूरे साधन संपन्न लोग हैं। सिर्फ हमें उनका अपना निश्चित रूप से उपयोग करके आगे बढ़ने की बात होनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दिख तो रहा आपको, खनन देखा होगा आपने, तो क्या कोई आम आदमी खनन कर सकता है? उत्तराखंड का कोई वासी है जो खनन कर रहा है? ये करवाने वाले लोग हैं। अभी आपको बता दूं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि हर 5 किलोमीटर में आपको स्वागत करते हुए, देवभूमि में स्वागत करते हुए आपके शराब की दुकानें दिखती हैं। क्या यही हमने मांगा था उत्तराखंड? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं
सर मैं उत्तरकाशी रह के आया हूँ, काफ़ी वक्त गुजारा है अलग अलग विधानसभा में। कर्नल कोठियाल जी ने वहाँ से चुनाव लड़ा था। और बद्रीनाथ विधानसभा जो क्षेत्र जहाँ से आप आते हैं, आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो ट्राइब का क्षेत्र कहा जाता है। तो जो क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, हॉस्पिटल नहीं है, तमाम सड़कें ऐसी हैं जो बननी ज़रूरी हैं, लोग खुद सड़कें बनाते, बहुत बार हमने वीडियो भी देखा है, आपके क्षेत्र से वीडियो आती हैं। तो क्या आपका विचार बद्रीनाथ से ही चुनाव लड़ने का है या फिर कहीं और से? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा बद्रीनाथ जी से, बद्रीनाथ विधानसभा से जी। क्या कारण है कि बद्रीनाथ से ही चुनाव लड़ेंगे? बद्रीनाथ मेरा घर है, मुझे अपने घर से शुरू करना है, मेरे घर से सुधार होना चाहिए। मैं उन सारी चीज़ों को लेके आया हूँ। और बद्रीनाथ जी तो मोक्ष धाम है, वहाँ से शुरुआत होगी तो पूरे प्रदेश में और देश में एक नया विचार आएगा। इस संकल्प के साथ मैं वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। सर क्या सुधार लगता है कि अपने लोगों का ये सुधार होना चाहिए? कुछ मन में तो होगा कि क्योंकि जो वो क्षेत्र है बहुत ही अभी पीछे है, क्या कहेंगे? जैसे एक विचार आता है, आप कहते हैं कि पहाड़ है तो उसको दुर्गम कहते हैं। क्यों कहते हैं पहाड़ दुर्गम क्यों है? क्योंकि आपने पहाड़ के बारे में सोचा नहीं है। क्या पहाड़ सुगम नहीं होते थे? भाई एक पहाड़ यहाँ पे जो आप कह रहे हैं बद्रीनाथ का पहाड़ है, क्या मसूरी दुर्गम है? आपसे ही प्रश्न पूछूं, मसूरी दुर्गम है? तो मसूरी प्लेन है या पहाड़ है? दुर्गम तो बॉर्डर भी नहीं है। अगर उस क्षेत्र के विकास हो, तमाम चीज़ें हो, सरकार वहाँ पर काम करे। तो जो बात आपने कही कि हमने मानसिक रूप से उसको दुर्गम बना दिया, दुर्गम है नहीं। हमने मानसिक रूप से अपने उस बद्रीनाथ विधानसभा को, केदारनाथ विधानसभा को, पहाड़ के उन क्षेत्रों को दुर्गम बना दिया। इसी में अगर एक पहाड़ हमारे पास आज मसूरी है, वो दुर्गम नहीं है। एक पहाड़ हमारे पास नैनीताल है, वो दुर्गम नहीं है। लेकिन कुछ पहाड़ों को 80-90% पहाड़ों को हमने खुद बोल बोल के दुर्गम बना दिया, क्योंकि हम वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। वहाँ हम न शिक्षा की व्यवस्था कर दे रहे हैं, न स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दे रहे हैं, न सड़क की व्यवस्था कर दे रहे हैं। जिस व्यवस्था को करने के लिए सरकार चुनी जाती है, उन्होंने पहले उसको दुर्गम मान लिया और वो खुद रहने को तैयार नहीं है। आप देखिए ना गैरसैंण में कितने दिन सत्र चल रहा है। जिस प्रदेश का क्या अस्तित्व होगा, हमारे क्या हम अपने को सुरक्षित मानेंगे, जिस प्रदेश की राजधानी अभी तक कन्फर्म नहीं है कौन सी होगी, टाइम पास राजधानी पे हम चल रहे हैं। तो जो इस प्रकार की जब सरकारों की अवधारणा होगी तो निश्चित तौर पे उनको तो चुनौती देनी पड़ेगी, उनसे बात रखनी पड़ेगी। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे आया हूँ। सर एक लास्ट सवाल है मेरा, कोई भी पार्टी अगर आपको ऑफर दे कि आप बीजेपी में आ जाइएगा, आप कांग्रेस में आ जाइएगा, आप यूकेडी में आ जाइएगा, अगर वो ऑफर आपको मिलता है, क्या आप जाएंगे या सोच विचार करेंगे या निर्दलीय कहने कहीं से चुनाव लड़ेंगे? आप बद्रीनाथ से चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय? मैं उस पार्टी के साथ में जाऊंगा जो कहेगी मुझे उत्तराखंड को ठीक करना, उत्तराखंड के भविष्य के लिए वो चिंतित है, उत्तराखंड के लिए काम करना चाहती है, उस पार्टी के साथ में मैं जाऊँगा। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे एक पहाड़ के ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आंदोलनकारी रहे हैं और उनको गोली भी लगी है। उसके बारे में किसी दिन बैठकर हम बात करेंगे। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।